हेलो नमस्कार, मैं हूं गुरप्रीत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज़ में। तो आज के सेशन में जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स करने वाले हैं, जल्दी से आप सारे बच्चे आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे और फिर हम आपका आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग जो है एमसीक्यूज करने वाले हैं। सो लास्ट वीक हमने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। ऐसे बच्चे जिनकी लास्ट क्लासेस मिस हो गई हैं, लास्ट वीक नहीं पढ़ पाए हैं, वो इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए आपका आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पिछले हफ्ते के करंट अफेयर्स जो है एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी। तो पहला क्वेश्चन आज का आपका क्या है? सबसे पहला सवाल है आपका कि हर साल राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 7, 8, 9 या फिर 10 अगस्त? चलिए जल्दी जल्दी से आप सारे बच्चे जो है इसको अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को साथ साथ में और अपना स्कोर जरूर देखेंगे कि कितना आप जो है यहाँ पर स्कोर कर पाए हैं। उससे आपको जो है बेटर हेल्प मिलेगी एनालाइज करने में कि आपको कितना याद हुआ है, कितना भूल गए हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं नेशनल हैंडलूम डे हर साल आपका कब मनाया जाता है? हर साल आपका 7 अगस्त को जो है नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे की अगर मैं बात करती हूँ तो उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि इस साल हमने इसका कौन सा संस्करण मनाया है। इस साल हमने इसका 9वां संस्करण जो है वो मनाया है। सो नेशनल हैंडलूम डे आपका हर साल कब आता है? ये हर साल आता है आपका 7 अगस्त को। 7 अगस्त को हर साल आपका नेशनल हैंडलूम डे जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेशनल हैंडलूम डे की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि इसकी स्थापना जो है वो कौन से वर्ष में हुई है? साल 2015 में भारत सरकार के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई है। साल 2015 में भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना चेन्नई में की गई थी। और इसे क्यों मनाया जाता है? हमने क्या पढ़ा था कि 1905 में 1905 में जो है आपका स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था। आपका 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था उसको भी याद किया जाता है। स्वदेशी मूवमेंट को जो है आंदोलन को जो है लॉन्च किया गया था आपका। कहाँ पर लॉन्च किया गया था स्वदेशी मूवमेंट को? कोलकाता में लॉन्च किया गया था। उस वक्त कैलकटा कहा जाता था, उस वक्त कैलकटा कहा जाता था, अब है आपका कोलकाता, है ना। तो स्वदेशी मूवमेंट को भी लॉन्च किया गया था आज ही के दिन, यानी 7 अगस्त के ही दिन। इसीलिए क्या है आपका हर साल राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस जो है वो मनाया जाता है। थीम की अगर मैं बात करती हूँ तो इस साल की आपकी थीम जो है वो इसकी क्या रही है? इस साल की थीम रही है हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फैशन। हैंडलूम्स फॉर सस्टेनेबल फैशन, फॉर सस्टेनेबल फैशन आपका जो है इस साल का थीम रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 7 अगस्त। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपसे? पहला भारत जापान स्किल कनेक्ट सम्मेलन जो है वो किस शहर में आयोजित किया गया था? ये सवाल भी हम कर चुके हैं कि अभी हाल ही में इंडिया जापान स्किल कनेक्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो आपका हुआ है। पहली बार इसका आयोजन करवाया गया है। तो भारत और जापान के बीच हुआ है तो दोनों में से दोनों देशों के किसी शहर में करवाया गया होगा। सो दिल्ली, मुंबई, टोक्यो या फिर हिरोशिमा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा टोक्यो। आपकी जापान की कैपिटल टोक्यो में जो है क्या है इसकी मेजबानी की गई है। टोक्यो में हुआ है आपका पहला इंडिया जापान स्किल कनेक्ट कॉन्फ्रेंस। ये सम्मेलन आपका टोक्यो में हुआ है। टोक्यो में जो है भारतीय दूतावास ने, भारतीय इंडियन एम्बेसी ने जो है क्या है, भारतीय दूतावास ने इसका आयोजन जो है वो करवाया। भारतीय दूतावास ने, ठीक है, इसको होस्ट किया, इसकी मेजबानी की, राइट। और इसी के साथ साथ आपका कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा क्या है आपका इसका आयोजन किया गया। CII का नाम सबने सुना होगा। आपका भारतीय उद्योग परिसंघ जो है, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा जो है इसका आयोजन करवाया गया। कहां पर? टोक्यो में जो है इसका आयोजन करवाया गया। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, टोक्यो। टोक्यो में जो है पहला भारत जापान स्किल कनेक्ट सम्मेलन आपका हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पूछा गया है कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप जो अभी हाल ही में हुई है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप जो हुई है, वो किस लिए हुई है आपका?
पेरिस ओलंपिक के लिए जो है क्वालिफाइंग इवेंट का काम किया है, यानी कि यहाँ पर जो भी आपके एथलीट जीतेंगे, जो भी जीत चुके हैं, वो क्या है, अब पेरिस ओलंपिक में आपके खेलेंगे, उसके लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपका पहली इंडियन कौन बनी है जिन्होंने वर्ल्ड टाइटल जीता है, वो बनी है आपकी अदिति गोपीनाथ स्वामी, है ना। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, जिनका भी ऑप्शन है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन ए अदिति गोपीनाथ स्वामी जो है आपकी पहली महिला श्रेणी में, ठीक है, याद रखेंगे, ये बनी है आपकी महिला श्रेणी में। महिला श्रेणी में आपकी जो है ये अदिति गोपीनाथ स्वामी पहली भारतीय बनी है जिन्होंने विश्व खिताब जीता है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप हुई कहां पर है अभी हाल ही में, ये 6 अगस्त को आपकी खत्म हुई है बच्चे, और ये बर्लिन जर्मनी में जो है इन खेलों का आयोजन किया गया है। यहाँ पर भारत की अगर मैं बात करती हूँ तो भारत ने यहाँ पर कितने मेडल्स जीते हैं, भारत ने यहाँ पर टोटल आपके सबसे ज्यादा 4 मेडल जो है यहाँ पर जीते हैं, जिसमें से 3 आपके गोल्ड मेडल्स भी शामिल रहे हैं। सो क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए अदिति स्वामी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में पुस्तकालय महोत्सव का उद्घाटन किया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज इन विच सिटी। सिंपल सा सवाल है, अभी हाल ही में पुस्तकालय महोत्सव करवाया गया है, ये कहां पर करवाया गया है। तो यहाँ पर भी कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भोपाल लिखते हैं। भोपाल में हमने क्या पढ़ा था कि आपका उत्कर्ष और उन्मेष फेस्टिवल जो है अभी हाल ही में हुआ है। अगर हम लाइब्रेरीज फेस्टिवल की बात करते हैं तो लाइब्रेरीज फेस्टिवल जो है आपका अभी हाल ही में दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया है। दिल्ली में इसका आयोजन जो है वो किया गया है और इसका उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये बात की गई है कि लाइब्रेरीज को जो है और मॉडर्न बनाया जाए, पुस्तकालयों को और मॉडर्न तरीके से जो है और अच्छी फैसिलिटीज और अच्छी सुविधाएं जो है वहां पर दी जाएं, साथ ही साथ में उनका क्या है, डिजिटाइजेशन जो है वो किया जाए, डिजिटाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन किया जाए। डिजिटाइजेशन से मतलब है कि आपके जो डिजिटल आइटम्स हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उनमें भी हम ऑनलाइन इनको उपलब्ध करवा सकें, है ना। और इसी के साथ साथ एक राष्ट्रीय वर्चुअल लाइब्रेरी को स्थापित करने की बात भी यहाँ पर की गई है। एक राष्ट्रीय वर्चुअल लाइब्रेरी को स्थापित करने की बात भी यहाँ पर की गई हुई है, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि आपका भारत का पहला बुक विलेज कौन सा है। भारत का पहला बुक विलेज कौन सा है, जल्दी जल्दी बताएंगे। भारत का पहला बुक विलेज बच्चे कौन सा है, क्या नाम है उस गांव का, भिलार नाम है ना। भिलार गांव जो है आपका वो कहां पर है, वो है आपका महाराष्ट्र में। और भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय जो है वो कहां पर है, सबसे बड़ा भारत का पुस्तकालय जो है वो आपका कोलकाता में है ना। सबसे बड़ा पुस्तकालय जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा पुस्तकालय आपका कहां पर है, ये है आपका कोलकाता में, राइट। सो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी दिल्ली। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, अगले प्रश्न में पूछा है कि पेरोसिटिस कोलोसिस जो हाल ही में खबरों में है, निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है। तो अभी हाल ही में पेरोसिटिस कोलोसिस का जो है आपका फॉसिल पाया गया है, ठीक है। इनके जो है जीवाश्म पाए गए हैं पेरोसिटिस कोलोसिस के, और कहां पर पाए गए हैं बच्चे। यूजुअली क्या होता है, जब भी आपकी इस तरीके की कोई नई स्पीशीज कहीं भी किसी भी जगह पर मिलती है तो उसी जगह पर जो है नाम रख दिया जाता है। कहने का क्या मतलब है कि पेरोसिटिस कोलोसिस है तो यहाँ पर जो पेरू लिखा हुआ है आपका, यही आपकी जगह है, जगह का नाम जो है वो जोड़ दिया जाता है नाम के साथ साथ कि यहीं पर मिला था। तो पेरू देश में जो है यहाँ पर आपका क्या है, पेरोसिटिस कोलोसिस के जो है जीवाश्म मिले हैं, है ना। कई साल पुराने जो है आपके बताए जा रहे हैं कि 38 मिलियन साल पुराने जो है आपके ये जीवाश्म हैं जो कि पाए गए हैं। और ये किसके जीवाश्म हैं, ये जो जीवाश्म पाए गए हैं ये किस प्रजाति के हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर आपने लिखा है सी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये जो है आपकी क्या है, वेल की प्रजाति है। ये क्या है, आपकी वेल की प्रजाति है। आपको पता है कि ब्लू वेल जो है वो दुनिया का सबसे भारी मैमल है, आपका सबसे भारी मैमल है। औसतन अगर हम बात करते हैं तो 200 टन का जो है इसका वेट होता है। यहां पर बात करते हैं तो पेरोसिटिस कोलोसिस जो है आपका क्या है, वेल की, ब्लू वेल की ही एक प्रजाति जो है वो बताई जा रही है, ठीक है। ये कहां पर पाई गई है, ये आपकी
पेरू में जो है इसके जीवाश्म जो है अभी हाल ही में पाए गए हैं, जिसके बाद ये बहुत चर्चा में है। तो ये आपकी क्या है, वेल की प्रजाति है और इसका जो वजन बताया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो अभी हमारे पास ब्लू वेल मौजूद है उससे भी ज्यादा भारी जो है ये आपके रहे होंगे एक जमाने में, क्योंकि बहुत पुराने फॉसिल्स हैं तो अभी इन पर रिसर्च की जा रही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, वेल। अगले प्रश्न पर आते हैं। सो पेरिसिटिस कोलोसिस आपका किससे जुड़ा हुआ है, वेल से जुड़ा हुआ है। आगे आते हैं, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 17 नए जिलों की घोषणा की है। 17 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स आपके कौन से राज्य में आए हैं, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा। चलिए इसका सीधा सा आंसर है अभी हाल ही में आपका कौन सा राज्य है बच्चे, जो भी लिख रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही लिख रहे हैं। सही जवाब क्या है आपका, राजस्थान, राइट। सो राजस्थान में जो है आपके 17 और नए जिले जो हैं वो शामिल किए गए हैं। बात करते हैं तो राजस्थान के पास बच्चे पहले 33 जो हैं आपके जिले थे, पहले 33 जिले थे, अब इसमें जो है 17 और जिले आपके शामिल किए गए हैं, जिसके बाद अब वर्तमान में जो है, अब वर्तमान में राजस्थान के पास आपके कितने जिले हो गए हैं, 50 जिले हो गए हैं। और इसी के साथ साथ आपके अब पहले 7 डिवीजन जो है वो हुआ करते थे, अब 3 और डिवीजन इसमें जुड़ गए हैं। अब टोटल जो है 10 डिवीजन राजस्थान में हो चुके हैं, है ना। और राजस्थान का आपका सबसे छोटा जिला जो है वो अब कौन सा हो गया है, सबसे स्मॉलेस्ट, है ना, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो आपका जिला है वो कौन सा बन गया है, सबसे छोटा जिला बन गया है आपका डुडू। और सबसे बड़ा जो आपका जिला है, सबसे बड़ा आपका जो जिला है राजस्थान का वो है जैसलमेर। वो कौन सा जिला है, वो है आपका जैसलमेर, राइट। और बात करते हैं एरिया वाइज, तो राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान में जो है अभी आपके 17 नए जिलों को जो है वो शामिल किया गया है। राजस्थान के सीएम सभी को पता है, राजस्थान के सीएम कौन है, आपके मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत है, सबको मालूम है। और आपके कालराज मिश्रा जो है यहाँ के राज्यपाल हैं, यहाँ के गवर्नर हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत पक्षी जो हैं वो स्थानिक हैं, यानी एंडेमिक हैं। क्या पढ़ा था हमने, एंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक का मतलब है कि यूनिक टू इंडिया, यानी कि जो सिर्फ ऐसी प्रजातियां पक्षियों की जो सिर्फ आपको भारत में ही मिलेंगी, भारत के अलावा किसी दूसरे देश में नहीं मिलेंगी, ऐसी प्रजातियों को एंडेमिक कहा जाता है। वो किसी भी चीज की प्रजाति हो सकती है। तो भारत में पक्षियों की कितने प्रतिशत प्रजातियां जो हैं वो एंडेमिक हैं, यानी सिर्फ भारत में पाई जाती हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जो भी लिख रहे हैं ऑप्शन ए 5 बिल्कुल सही लिख रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही ए 5%। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5% आपके पक्षी प्रजातियां ऐसी हैं जो एंडेमिक हैं, राइट। यहाँ पर बताया गया है कि 5% जो है आपकी स्पीशीज क्या है वो एंडेमिक है। टोटल बोला गया है कि टोटल जो है आपकी 1353 प्रजातियां हैं पक्षियों की जो भारत में आपकी पाई जाती हैं। ये सब कुछ जो है आपका इस रिपोर्ट के अनुसार जो है सब कुछ कहा गया है कि जिसमें से आपके 78 प्रजातियां जो हैं वो क्या है आपकी एंडेमिक है, यानी 5%। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करती हूं, अगर ZSI की बात करते हैं अगर, तो ZSI ने अभी हाल ही में अपनी 108वीं जो है वर्षगांठ वो मनाई है। और इसी के अवसर पर क्या है आपकी ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है, जिसमें ये सारी बातें आपकी बताई गई है। ZSI की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 जुलाई को जो है, इसकी स्थापना कब हुई है, 1 जुलाई को हुई है, 1916 में इसकी स्थापना हुई है। सो यहाँ पर 5% आपकी प्रजातियां जो है वो एंडेमिक है। और सबसे ज्यादा जो है आपकी एंडेमिक प्रजातियां कहां पर पाई जाती हैं, ये आपकी वेस्टर्न घाट्स में जो है सबसे ज्यादा ये एंडेमिक प्रजातियां जो है ये पाई जाती हैं। सारा डेटा आपका इस रिपोर्ट के अनुसार ही है। सो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, 5%। 5% प्रजातियां जो है वो एंडेमिक है। आगे आते हैं, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, विश्व स्तनपान सप्ताह हर वर्ष कब मनाया जाता है। सो विश्व स्तनपान सप्ताह जो है वो हर साल एक सप्ताह को इसमें से मनाया जाता है। और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1 अगस्त से 7 अगस्त तक जो है आपका क्या है, हर साल विश्व स्तनपान सप्ताह जो है वो चलता है। 1 अगस्त से आपका 7 अगस्त, यानी कि अगस्त के पहले ही वीक में हर साल आपका
विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। इस साल की अगर थीम की बात करते हैं तो इस साल की आपकी थीम क्या रही है? इस साल की थीम रही है लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क एंड वर्क ये आपकी इस साल की थीम रही है। और ये जो सप्ताह है आपका, ये क्या है, हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ WHO, यूनिसेफ और आपका एक अलायंस है, एक संघ है जिसका नाम है वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। ये तीनों संघ मिलकर जो है हर साल आपका क्या है, इसका आयोजन करवाते हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ के बारे में आपको पता है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, और वाबा जो है आपका वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, तीनों के द्वारा जो है हर साल आपका ये दिन मनाया जाता है। सो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 1 से लेकर 7 अगस्त तक हर साल हम लोग ये जो सप्ताह है वो मनाते हैं। आगे आते हैं, जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2023 किस वर्ष के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में संशोधन करना चाहता है या संशोधन कर दिया है? राइट, तो आपका ये बिल जो है वो पास हो चुका है पार्लियामेंट में, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल। इस बिल के बारे में हमने अपनी क्लास में लंबी चर्चा की थी। हमने जाना था कि ये जो आपका बिल है ये किससे संबंधित है, और हमने पढ़ा था कि ये कौन से आपके एक्ट को जो है चेंज करता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसी के तहत जो भारत का रजिस्ट्रार जनरल है, ठीक है, उसकी नियुक्ति की बात इसी एक्ट के तहत आपकी की गई है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जो भी लिख रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 1969। 1969 में जो है आपका ये एक्ट आया था जिसके तहत बोला गया है कि एक रजिस्ट्रार जनरल जो है आपका होना चाहिए, रजिस्ट्रार जनरल जो है आपका होना चाहिए। इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा कि जो भी आपका पंजीकरण है मृत्यु और जो है आपके जन्म सर्टिफिकेट्स का, डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट्स का जो भी पंजीकरण है, उससे रिलेटेड जो भी काम है वो कौन संभालेगा, वो संभालेगा रजिस्ट्रार जनरल संभालेगा। तो 1969 का जो आपका ये मृत्यु पंजीकरण अधिनियम है, इसमें कुछ संशोधन किए हैं इस नए बिल ने जो भी पारित किया गया है। ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा हेवी डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा जो है और मॉडर्नाइज और सिंपल किया गया है इस बिल के तहत इस प्रोसेस को। सो ये जो आपका अधिनियम है, ठीक है, ये आपका कौन से वर्ष का है, ये है 1969 का, और ये बिल रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल आपका पारित किया जा चुका है। इसके तहत ये भी कहा गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो है, 7 दिन के अंदर अंदर क्या है, डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा और डिजिटल जो है इसको किया जाएगा। राइट, सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका 1969। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये तो सबने सुन लिया होगा, सबको पता होगा इसके बारे में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 ने किस वर्ष के दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम में संशोधन किया है ना। तो जो है प्रेसिडेंट का एसेंट भी मिल चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी भी जो है मिल चुकी है, और ये बिल जो है अब आपका कानून बन चुका है। राइट, ये बिल आपका पास हो चुका था पार्लियामेंट में भी, और जो है आपका अभी लास्ट वीक ही क्या है, इसका प्रेसिडेंट के द्वारा भी एसेंट जो है मिल चुका है। तो ये अब क्या है, कानून बन जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो आपका बिल लाया गया है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल, ये कौन से एक्ट में अधिनियम करता है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट। ये एक्ट कौन से वर्ष का है, 1991 का जो है आपका ये एक्ट है। कई सारी जो है महत्वपूर्ण बातें इसमें है, आप लोग चाहे तो एक वीडियो इस पर जो है ऑलरेडी डली हुई है, आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें बिल के ऊपर जो है डिटेल चर्चा की गई है। सो 1991 का जो है आपका ये अधिनियम है जिसमें ये अमेंडमेंट्स जो है इस बिल के तहत किए गए हैं। मेन जो मुद्दा है इस बिल का वो यही है कि अब जो पावर है वो दिल्ली सरकार से छिन चुकी है और अब चली गई है ये केंद्र सरकार के पास, और फाइनल अथॉरिटी अब दिल्ली में जो है किसकी होगी, LG की होगी, जो है विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, आगे आते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ टेस्ला। चलिए, टेस्ला के बारे में सबने सुना है। टेस्ला कंपनी जो एलॉन मस्क की है, जो हर दूसरे तीसरे दिन में जो है खबरों में रहते हैं अपने
एक्शंस की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि खबरों में रहते हैं। ट्विटर को भी जो है ओवरटेक किया था पिछले साल $44 बिलियन की डील में, है ना, ट्विटर को भी जो है खरीद लिया था। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो वैभव तनेजा जो है आपके, वैभव तनेजा को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर टेस्ला का बनाया गया है। टेस्ला की अगर हम बात करते हैं तो टेस्ला आपका कौन से वर्ष में आया है? साल 2003 में आया है। और इसके आपके सीईओ कौन है? इसके आपके सीईओ हैं एलॉन मस्क, इसके जो है आपके सीईओ है, राइट। और हमने अभी अभी पढ़ा जाना कि ट्विटर को भी जो है ओवरटेक किया था। ट्विटर का नया नाम जो है आपका वो क्या है? अब एक्स हो गया है ट्विटर का नया नाम, अब आपका एक्स के नाम से जाना जाता है ना। और एक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो एक्स की आपकी सीईओ जो है वो कौन बनाई गई है ना। पिछले साल की बात करते हैं तो पराग अग्रवाल थे हमारे भारत के, लेकिन अब जो है सीईओ कौन बन गई है? बन गई है लिंडा याकारिनो, ठीक है। सो ये जो है आपकी वर्तमान में ट्विटर या एक्स कर लें, अब एक्स नया नाम है, सो इसकी जो है सीईओ है आपके लिंडा याकारिनो। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है कि विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 7 अगस्त। 7 अगस्त को जो है अभी हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी वर्षगांठ, कौन सी पुण्यतिथि जो है वो मनाई गई है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कौन सी मनाई गई है? आपकी 82nd। कौन सी मनाई गई है? 82nd डेथ एनिवर्सरी जो है रविंद्रनाथ टैगोर की मनाई गई है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अगर हमने जाना भी था उस दिन, उनकी बात करते हैं तो इनका देहांत जो है वो कब हुआ था? 7 अगस्त 1941 में जो है इनका निधन हुआ था। इनका निधन जो है वो हुआ था। और इनके जन्म की अगर मैं बात करती हूँ तो 7 ही तारीख को, 7 मई को जो है इनका जन्म हुआ था। कौन से वर्ष में? 1861 में जो है इनका जन्म हुआ था। और 82nd डेथ एनिवर्सरी जो है हमने इनकी इस साल जो है वो मनाई है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सबको पता है कि नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार जो है क्या है? इनको दिया गया है। नोबेल पुरस्कार जो है इनको मिला था और सबसे पहले भारतीय थे आपके, सबसे पहले भारतीय थे और एशिया के भी सबसे पहले व्यक्ति थे जिनको क्या है? नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में जो है ये दिया गया था, राइट। और किसके लिए दिया गया था? सबको मालूम होना चाहिए, ये गीतांजलि के लिए दिया गया था। गीतांजलि में जो है इनकी कुछ कविताएं थी, इनकी कविताओं का पूरा कलेक्शन था ये, जिसके लिए क्या है? इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। सो ऑप्शन सी 82nd आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 82nd जो है डेथ एनिवर्सरी मनाई गई। इसी के साथ साथ हमने पढ़ा था कि इनको क्या है? नाइटहुड भी दिया गया था। नाइटहुड भी जो है इनको दिया गया था ब्रिटेन के किंग जॉर्ज के द्वारा, लेकिन इन्होंने क्या है? जलियांवाला बाग कांड के बाद क्या है? इसका त्याग कर दिया था, या नाइटहुड जो है इसका त्याग कर दिया गया था जो इनको दिया गया था। सो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन के हिसाब से? 82nd जो है डेथ एनिवर्सरी साल देखी गई, ऑब्जर्व की गई है रविंद्रनाथ टैगोर की। आगे आते हैं, फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत कितने मेडल्स जो है जीता है? भारत कितने मेडल्स भारत ने कितने मेडल जीते हैं, कितने पदक जीते हैं? सो 18, 20, 24 या फिर 26? सही जवाब क्या होगा आपका? सही जवाब होगा आपका 26 मेडल। भारत ने जो है इसमें 26 मेडल जीते हैं। तो फिजिक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में हम कई बार अब क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये जो आपके वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेल हुए हैं ये कहाँ पर हुए हैं? सबसे पहली बात, ये हुए हैं आपके चाइना में। चाइना के चेंगडू में इनका आयोजन जो है वो किया गया है। कौन सा संस्करण हुआ है? संस्करण की अगर बात करते हैं तो ये आपका 31वां संस्करण जो है हमने देखा है। तो भारत के पास 26 मेडल जो है वो हाथ में आए हैं। 11 आपके गोल्ड मेडल रहे हैं, 5 आपके जो है सिल्वर मेडल रहे हैं और 10 आपके जो है क्या है? ब्रॉन्ज मेडल भारत ने यहाँ पर जीते हैं। और इन 26 मेडल्स के साथ भारत 7वें स्थान पर जो है 7th पोजीशन पर रहा है। यहाँ पर बात करें तो इन खेलों का कौन सा संस्करण हुआ है? 31वां संस्करण हुआ है। ये आपके बाइनियल होते हैं, यानी कि हर 2 साल में जो है इनका आयोजन किया जाता है। हर 2 साल में जो है इन खेलों का आयोजन किया जाता है। और इसमें बात करते हैं तो ये हुआ कहाँ पर है, यानी वेन्यू क्या है यहाँ पर? चेंगडू, चाइना में जो है इनका आयोजन किया गया है। चाइना में जो है इनका आयोजन किया गया है। और नंबर 1st पोजीशन पर भी आपका कौन सा देश रहा है? चाइना ही जो है टॉप पर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी 26। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट डे, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस
कब मनाया जाता है? 8, 10, 11 या फिर 12 अगस्त। चलिए, तो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस आपका हर साल मनाया जाता है। इस साल हमने कौन सा मनाया है? इस साल हमने 81st जो है आपका ये दिवस मनाया है, और ये आपका हर साल 8 अगस्त को जो है आता है। 8 अगस्त को आता है हर साल। 81st इस साल हमने जो है इसकी एनिवर्सरी वर्षगांठ जो है वो मनाई है। क्विट इंडिया मूवमेंट डे, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त को ही जो है, 8 अगस्त 1942 में जो है आपका ये आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था। इसको परमिशन जो है, इजाजत जो है वो मिली थी, मंजूरी मिली थी। और यहीं पर जो है आपका जो बहुत मशहूर नारे हैं, करो या मरो, डू और डाई के, और भारत छोड़ो जैसे जो नारे लगाए गए थे वो इसी आंदोलन के दौरान जो है आपके लगाए गए थे। ठीक है, भारत छोड़ो, ये सारे जो आपके नारे हैं ये इसी आंदोलन के दौरान लगाए गए थे, है ना। तो ये अंग्रेजों को भगाने के लिए जो है आपका ये मास मूवमेंट जो है वो शुरू किया गया था, या आंदोलन शुरू किया गया था। मंजूरी मिली थी इसे 1942 में, 1942 में जो है इसे मंजूरी मिली थी, है ना। उस वक्त आपकी कब मिली थी? 1942 में जो है आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कमेटी की जो है जब मीटिंग हुई आपकी, कि जब बैठक हुई थी, उस वक्त इसके जो है आपके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। ठीक है, तो इन्हीं के नेतृत्व के तहत जो है, इन्हीं के नेतृत्व के तहत जो है आपका यह आंदोलन शुरू हुआ था। सो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, 8 अगस्त। आगे आते हैं, हर साल हिरोशिमा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? चलिए, हिरोशिमा दिवस और नागासाकी दिवस दोनों एक साथ आते हैं आपके, है ना। हिरोशिमा दिवस की बात करते हैं तो 6 अगस्त को आता है आपका हिरोशिमा दिवस। हर साल 6 अगस्त को आपका हिरोशिमा दिवस आता है, और 9 अगस्त को आता है आपका नागासाकी दिवस। नागासाकी नागासाकी डे। सो क्या हुआ था 6 अगस्त को हिरोशिमा डे में? हिरोशिमा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जब यूएसए के द्वारा पहली बार यहाँ पर बॉम्ब गिराया गया था, पहली बार एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था हिरोशिमा शहर में। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों ही आपके जापान के शहर हैं। तो सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब यूएस के द्वारा 1945 में गिराया गया था, 6 अगस्त को 1945 में ये जो है आपका बॉम्ब गिराया गया था। इस बॉम्ब का नाम क्या था? इस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। इस बॉम्ब का नाम क्या था? लिटिल बॉय। और ये जो है आपका ये हिरोशिमा वाला जो है पहला आपका एटॉमिक बॉम्ब था जो गिराया गया था, जिसमें जो है आपके 1,40,70,000 लोग जो हैं आपके मरे थे एटॉमिक बॉम्ब की वजह से। नागासाकी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है फैट मैन नामक बॉम्ब जो है एटॉमिक बॉम्ब वो गिराया गया था। सो 9 और 6 अगस्त को जो है हम लोग क्या है, हिरोशिमा और नागासाकी दिवस जो है वो आपका मनाते हैं, है ना। और इसके बाद क्या है, हमने पढ़ा है कि आपका इसके बाद जापान ने जो है हार मानी थी और आपका वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो खत्म हुआ था 1945 में। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, 6 हिरोशिमा डे 6 अगस्त को आता है। आगे आते हैं, भारत में मान्यता प्राप्त कितने मेडिकल कॉलेज हैं? 450, 482, 490 या फिर 500? सो भारत में जो है कितने मान्यता प्राप्त आपके मेडिकल कॉलेज हैं, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो भारत में अगर हम बात करते हैं तो आपके कितने मेडिकल कॉलेज हैं? जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं बी, बिल्कुल सही कर रहे हैं। 482 जो हैं आपके मेडिकल कॉलेजेस भारत में मौजूद हैं। तो 482 कॉलेजेस हैं भारत में ऐसे जिनको मान्यता प्राप्त है। ये डेटा जो है आपका नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा जो है आपका जारी किया गया है, जिसकी स्थापना हुई है साल 2020 में। सो 482 आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा आपके कर्नाटक में है, सबसे ज्यादा है आपके कर्नाटक में। फिर है दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र, फिर है तीसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु, और चौथे स्थान पर है आपका यूपी, है ना। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में जो है आपके 56 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको मान्यता प्राप्त है ना। और अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपके 49 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। तो भारत में मान्यता प्राप्त आपके कितने कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस? 482। ये डेटा आपका राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। सो ऑप्शन
8482 जो है बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसको नियुक्त किया गया है, सीबीआईसी का चेयरपर्सन अभी किसको किया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? जो भी लिख रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही लिख रहे हैं। संजय कुमार अग्रवाल को जो है क्या है आपका चुना गया है सीबीआईसी का नया अध्यक्ष। सीबीआईसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है संजय कुमार अग्रवाल को। इनकी बात करते हैं तो इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने ली है विवेक जौहरी की जगह, इन्होंने जो है ली है। विवेक जौहरी आपके रिटायर हुए हैं और सीबीआईसी के जो हैं आपके क्या बने हैं? सीबीआईसी के जो है आपके नए अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल बने हैं। सीबीआईसी का काम होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं भारत में जितने भी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको रेगुलेट करने का जो है काम आपका किसका होता है? उसको देखरेख करने का काम जो है आपका सीबीआईसी का है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी संजय कुमार अग्रवाल। संजय कुमार अग्रवाल जो है आपके सीबीआईसी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा आसान सवाल है। हमने क्या पढ़ा है? हमने क्या पढ़ा है कि आपका जो है हमने क्या पढ़ा है कि इसको वर्ल्ड ट्राइबल डे भी जो है बच्चे कहा जाता है ना? हमने पढ़ा है कि इसको वर्ल्ड ट्राइबल डे भी कहा जाता है, विश्व आदिवासी दिवस भी कहा जाता है। और ये कब आता है आपका? 9 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस भी जो है इसे कहा जाता है, विश्व आदिवासी दिवस भी जो है इसे कहा जाता है। तो हर साल ये 9 अगस्त को जो है वो मनाया जाता है ना? और भारत में अगर बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि जो आपका सेंसस हमारे पास मौजूद है, ठीक है, उसके हिसाब से 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8.6% लोग जो हैं वो आपके आदिवासी हैं। आदिवासी जनसंख्या भारत में जो है वो मौजूद है ना? और इस साल की थीम की अगर हम बात करते हैं तो थीम क्या रहा है? इंडिजिनस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज, youth as agents of change for self determination, यानी आत्मनिर्माण के लिए, डिटर्मिनेशन यानी कि आत्मनिर्माण के परिवर्तन के लिए प्रेरक के रूप में आदिवासी युवा, ये आपके इस साल की थीम रही है। हर साल वर्ल्ड ट्राइबल डे जो है विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को आपका मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट और मुश्क बुज्जी राइस या चावल को जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है? चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट और मुश्क बुद्री चावल ये दोनों ही आपके कहाँ के हैं? ये दोनों ही हैं आपके जम्मू कश्मीर के, है ना? जम्मू कश्मीर के हैं दोनों ही, और दोनों को क्या है? जीआई टैग मिला है। हमने पढ़ा है कि जीआई टैग जो है आपका वो 10 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन 10 साल के बाद दोबारा से क्या है इसको रीन्यू करवाया जा सकता है। दोबारा से 10 साल के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा के, पंजीकरण करवा के जो है दोबारा जीआई टैग लिया जा सकता है एक ही प्रोडक्ट के लिए, तो फिक्स्ड नहीं होता है। किसके द्वारा दिया जाता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। एक ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है, एक ऐसी चीज को, एक ऐसी वस्तु को, एक ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जो आपको एक ही भौगोलिक क्षेत्र में जो है मिलेगा, है ना? और उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं होंगी जो उस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होंगी। सो ऐसे प्रोडक्ट को क्या है आपका जीआई टैग हर साल नहीं, मतलब हर आपके ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है ना? उसके लिए क्या है? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और ये जो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, पंजीकरण ऑफिस है, ये पंजीकरण ऑफिस कहाँ पर है आपका? चेन्नई में है। ये पंजीकरण ऑफिस आपका चेन्नई में है। 10 साल के लिए जो है ये जीआई टैग आपका रहता है ना? और कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है इसे ये जीआई टैग आपका दिया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये दोनों प्रोडक्ट्स जो आपके अभी हाल ही में जिनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है,
कौन से आपके स्टेट या यूटी के हैं? ये हैं आपके जम्मू कश्मीर के। आगे आते हैं, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कौन जो है भारतीय दल को लीड कर रहा है? तो नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, पीवी सिंधु या फिर मैरी कॉम। चलिए, सो इसका सिंपल सा जवाब क्या है? यहाँ पर नीरज चोपड़ा है जो कि इस भारतीय दल को लीड कर रहे हैं, इसका नेतृत्व कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा जो कि आपके क्या है, जैवलिन थ्रोअर है। राइट, तो ये क्या है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है भारत की तरफ से आपके 28 एथलीट जो हैं वो भाग ले रहे हैं। 28 एथलीट हैं आपके ऐसे जो इसमें भाग ले रहे हैं, और ये जो है आपका 19वां संस्करण इन खेलों का हो रहा है। ये कहाँ पर हो रहे हैं? बुडापेस्ट, हंगरी में जो है ये खेलों का आयोजन आपका किया जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये यू है यहाँ पर। सो करेक्ट आंसर क्या है आपका? करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है आपके भारतीय दल का नेतृत्व जो है इन खेलों में कर रहे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? चलिए, सो अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि भारतीय ये जो आपके रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति समिति है, इसकी जो है अभी हाल ही में बैठक हुई है, जिसमें 2-3 बातें जो है इन पॉलिसी में बताई गई हैं। सो यहाँ पर इस समिति में जो है आपके कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। राइट, इसमें से जो है 3 आपके केंद्र सरकार के द्वारा चुने जाते हैं और 3 जो है आपके वो रिजर्व बैंक से ही होते हैं, जिसमें आपके भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है वो शामिल होते हैं। राइट, सो ये जो है 6 आपके भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में सदस्य होते हैं। ये सदस्य आपके जो है 2 महीने में साथ आते हैं। ठीक है, और क्या है, अलग अलग चीजें जो है हमें बताते हैं, जैसे कि नंबर 1 बताया गया है आपका कि रेपो रेट जो है वो कितना रहेगा। रेपो रेट जो है अब इस बार भी अभी भी अनचेंज है, 6.50% ही रखा गया है मौद्रिक नीति समिति के द्वारा। दूसरा हमने पढ़ा था आपका इन्फ्लेशन रेट जो है, जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो कितना कर दिया है, वो बोला गया है कि 5.4%। सबको पता है कि महंगाई जो है अभी बढ़ रही है, आपकी सब्जियों के दाम खासतौर पर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सो इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई दर है वो बढ़ रहा है। राइट, इसके अलावा जो है ग्रोथ रेट जो बताया गया है आपका, जो आर्थिक वृद्धि दर जो बताया गया है वो भी आपका 6.5% बताया गया है। इसी के साथ साथ इस नीति के द्वारा एक और चीज बोली गई है कि जो आपका यूपीआई लाइट है, जो आपका यूपीआई लाइट है, ठीक है, उसमें 200 रुपए का पहले जो है लिमिट था। 200 रुपए तक का ट्रांजैक्शन आप कर सकते थे, पैसा भेजना हो तो आप 200 रुपए तक भेज सकते थे। अब जो है ये बढ़ाकर आपका 500 रुपए तक कर दिया गया है। यूपीआई लाइट क्या है, यहाँ पर बच्चे आपको पिन डालने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं, नॉर्मल यूपीआई से जब हम पैसे देते हैं तो हमें एक पिन डालने की जरूरत पड़ती है पहले, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूपीआई लाइट, तो यूपीआई लाइट जो आपका लॉन्च किया गया है, इसमें आपको पिन डालने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही टैप से आप क्या है पेमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर इस पॉलिसी कमेटी में जो है आपके 6 सदस्य होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आपकी जो है ये समिति है, और ये क्या है हर 2 महीने में बैठते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, और ये ऐसी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड इनके बारे में बताते हैं। सो रेपो रेट क्या होता है, वो दर होता है जिस पर हमारे कमर्शियल बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं। ठीक वैसे ही रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, वो दर जिससे भारतीय रिजर्व बैंक इन कमर्शियल बैंक से लोन लेता है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन सी, 6 सदस्य होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 किस वर्ष के तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन करता है? सो आपका एक और बिल, सबको पता है मॉनसून सेशन चल रहा है, मॉनसून सत्र जो है राज्यसभा में चल रहा है। सो आपके बहुत सारे बिल्स जो है वो पारित किए जा रहे हैं। अब एक और बिल आपका जो पारित किया गया, तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण संशोधन बिल, जो आपका कोस्टल एक्वाकल्चर होता है उससे संबंधित है आपका ये बिल। जो आपकी हम नॉर्मल जो खेती करते हैं, है ना, नॉर्मल हम फसलें उगाते हैं अलग अलग, यहाँ पर कोस्टल एक्वाकल्चर की बात करते हैं तो ये आपके समुद्री इलाकों में जो खेती होती है वहां पर उसकी बात की जा रही है। यहाँ पर आपकी मछली होंगे, केकड़े वेकड़े जो होते हैं, जो आपका समुद्री खाना होता है, सी फूड होता है, उसकी फार्मिंग की जाती है। ठीक है, तो ये कोस्टल एक्वाकल्चर से संबंधित आपका बिल है।
संशोधन जो है, संशोधन बिल विधेयक जो है लाया गया है, ये आपके इस प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन करता है। ये प्राधिकरण अधिनियम आपका कौन से वर्ष में लाया गया है? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 2005। तो ये जो नया बिल आपका लाया गया है इसमें आपका क्या बोला गया है कि दो तीन चीजें जो है आपकी बोली गई हैं कि पहले क्या था कि आपकी सजा के तौर पर जो है 1 लाख जुर्माना और 3 साल की जेल जो है होती थी ऐसे लोगों को जो कि बगैर पंजीकरण के ये फार्मिंग या ये खेती जो है वो करते थे। अब इसे बदल कर नए बिल में क्या कहा गया है कि ऐसा करने पर जो है सजा भी हो सकती है, सजा तो होगी ही होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो पूरा इनका जो भी एक्टिविटी चल रही है, जो भी फार्मिंग इनकी चल रही है, उसको बंद करवा दिया जाएगा और इनका पंजीकरण जो भी होगा वो रद्द सब कुछ करवा दिया जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं आपकी जो कि इस बिल में कही गई हैं, संशोधन बिल में, और इस बिल ने जो है 2005 के इस अधिनियम में, इस एक्ट में क्या है संशोधन किए हैं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, सरकारी ई मार्केट प्लेस किस वर्ष शुरू किया गया था? 2016, 17, 18 या फिर 19? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आपका 2016 में जो है आपका लॉन्च किया गया था। 2016 में आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया था। तो इसकी जो है इस साल 7वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई गई है। 7वीं वर्षगांठ जो है वो आपकी इस साल मनाई गई है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की। ये जो मार्केट प्लेस है आपका ये सरकारी खरीदारों के लिए है। ये जो मार्केट प्लेस है आपका ये सरकारी खरीदारों के लिए है, सरकारी खरीदारों के लिए है। जो आपके सरकारी मंत्रालय हैं, सरकारी विभाग हैं, वो लोग क्या है इस पोर्टल के जरिए अपनी चीजें, उनकी अपनी जरूरत की जो चीजें हैं वो खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये पोर्टल आपका 2016 में जो है वो लॉन्च किया गया था। करेक्ट आंसर होगा 2016। तो इसका जो है अभी हाल ही में इसकी 7वीं वर्षगांठ जो है अभी हाल ही में मनाई गई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही जवाब होगा 2016। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जैव ईंधन दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है? सो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है हर साल आपका कब आता है? डेट आपसे पूछी गई है। बायोफ्यूल क्या होता है? आपके बायोफ्यूल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका फ्यूल होता है ये आपके नेचुरल सोर्सेस से जो है लिया जाता है, आपके प्राकृतिक स्रोतों से जो है लिया जाता है। 3 तरह का होता है मेन, जिसमें से एक है आपका, एक एग्जांपल भी मैंने दिया था कि आपका बायो इथेनॉल होता है जैसे, है ना। तो ये दिन सबसे पहली बात तो कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। और इसी के साथ साथ जैसे बायो इथेनॉल की अगर मैं बात करती हूँ तो बायो इथेनॉल जो है आपका क्या है? आपका जो मक्का, जो मेज होता है ना, मेज हो गया, आपका गन्ना हो गया, उनसे जो है क्या है ये बायोफ्यूल आपका बनाया जाता है। इनका इस्तेमाल करके बायोफ्यूल बनाया जाता है। तो बायोफ्यूल होता है जो आपके नेचुरल सोर्सेज से, नेचुरल मटेरियल से बनाया जाता है ना। हमारे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल जो है इससे कम होगा और बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा से ज्यादा करने को कहा जाता है। हर साल ये दिन आपका 10 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ सर रूडोल्फ डीजल को भी जो है यहाँ पर याद किया जाता है। सर रूडोल्फ डीजल को भी जो है यहाँ पर याद किया जाता है। इन्होंने पीनट ऑयल से जो है, पीनट ऑयल से इंजन चलाया था, इसके लिए इनको याद किया जाता है 10 अगस्त के ही दिन। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि एशियाई खेलों के लिए जाने वाले एथलीटों की यात्रा पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई लघु फिल्म श्रृंखला का शीर्षक क्या है? हल्ला बोल, एलिफेंट विस्परर्स, कोहरा या फिर पर्पल स्कार्फ? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एलिफेंट विस्परर्स तो आपने सबने सुना है। एलिफेंट विस्परर्स तो सबको पता है कि एलिफेंट विस्परर्स ने आपका क्या है ऑस्कर जीता था। हल्ला बोल आपका नाम है इस पूरी सीरीज का, जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो शुरू की गई है। हमने पढ़ा था कि इसके तहत जो है 12 इस तरीके की शॉर्ट मूवीज जो हैं आपकी निकाली जाएंगी। 12 इस तरीके की जो है आपकी शॉर्ट मूवीज निकाली जाएंगी जो कि एशियन गेम्स में भाग लेने वाले एथलीटों पर आधारित होंगी और इनको मोटिवेट करने का काम करेंगे। सो एशियन गेम्स जो आपके होने वाले हैं, कहाँ पर? हांगझोउ, चाइना में जो आपके खेल होने वाले हैं, वहां पर जो भारतीय एथलीट भाग ले रहे हैं उनकी जर्नी के बारे में ये सीरीज आपकी रहने वाली है और साथ ही साथ में इन एथलीट्स को मोटिवेट करने का काम करेगी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, हल्ला बोल। आगे आते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में जो है किसे चुना गया है? सो अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? संजय कुमार अग्रवाल, एस परमेश, सुजॉय लाल थाउसेन या फिर आपके
राकेश पाल, है ना। आपसे पूछा गया है कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, सही जवाब होगा आपका एस परामेश। एस परामेश को जो है आपका क्या बनाया गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड का भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। राकेश पाल जो है आपके वर्तमान में 25वें आपके महानिदेशक हैं, 25वें आपके डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। और एस परमेश अब आपके अतिरिक्त महानिदेशक जो हैं वो बन गए हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कौन से वर्ष में हुई है, 1977 में जो है 1 फरवरी को, 1 फरवरी को स्थापना इसकी हुई है। वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के मुख्यालय जो है वो आपके नई दिल्ली में है। वो कहां पर है, आपके नई दिल्ली में है। सो राकेश पाल डीजी हैं, महानिदेशक हैं, और अतिरिक्त महानिदेशक आपके एस परमेश बने हैं। ठीक है, आगे आते हैं। सुभाषीष तालापात्रा को जो है किस राज्य के उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। हमने पढ़ा था कि इनका कार्यकाल जो है वो सिर्फ 2 महीने का रहने वाला है। अक्टूबर में जो है रिटायर हो जाएंगे, तो सबसे शॉर्टेस्ट जो है इनका कार्यकाल रहेगा। चीफ जस्टिस ये किस राज्य के बने हैं, आपके ओडिशा राज्य के जो है ये आपके बने हैं, ओडिशा राज्य के आपके बने हैं, और शॉर्टेस्ट, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बने हैं, है ना। अक्टूबर में जो है आपके ये रिटायर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। जी विठल राव का जो है वो निधन हुआ है, वह कौन थे। जी विठल राव का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे, वे बच्चे आपके सिंगर थे। सिंगर थे, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, लोक गायक थे आपके जी विठल राव, जिनका भी हाल ही में जो है निधन हुआ है। फोक सिंगर थे आपके, क्या थे आपके, लोक गायक थे, के लोक गायक थे, फोक सिंगर थे। सो यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, सिंगर। अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जो है वो कौन है आपकी। ये सवाल हम कर चुके हैं, इसका सही जवाब है आपका अदिति स्वामी। अगले प्रश्न पर आते हैं। समुद्रयान मिशन जो है आपका वो किस वर्ष लॉन्च किया गया है। समुद्रयान मिशन की अगर बात करते हैं तो किस वर्ष, सॉरी, लॉन्च किया जाएगा। तो समुद्रयान मिशन जो है आपका वो लॉन्च किया जाएगा, जो अभी तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मौजूद है कि 2026 तक जो है आपका समुद्रयान मिशन लॉन्च कर दिया जाएगा। समुद्रयान मिशन की अगर मैं बात करती हूँ, समुद्रयान मिशन की अगर मैं बात करती हूँ तो 2026 में इसे लॉन्च किया जाएगा, और ये जो है आपका पहला मानवीय मिशन होगा भारत का, पहला मानवीय समुद्री मिशन होगा भारत का, है ना। तो समुद्र की गहराइयों में जो है आपका इसमें जाया जाएगा, 6000 मीटर की गहराई पर जो है जाया जाएगा, और इसके लिए एक आपका जो है वेसल बनाया जा रहा है, सबमरीन जो है वो बनाई जा रही है मत्स्य 6000 के नाम से। मत्स्य 6000 में ही आपके जो है 3 लोग जो हैं इसमें सवार होकर जो है समुद्र की गहराई में जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे समुद्र को। सो ये जो समुद्रयान मिशन है आपका, ये भारत का 2026 में जो है बच्चे इसे लॉन्च किया जाएगा। सो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के आधारशिला जो है अभी हाल ही में रखी। तो बच्चे आपको पता है कि आपका अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है आपका रेलवे मंत्रालय के द्वारा। तो जिसमें से अभी हाल ही में इसमें से कुछ रेलवे स्टेशंस का की आधारशिला जो है वो रखी गई है ताकि उनका पुनर्विकास किया जा सके। कितने, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 508। सो यहाँ पर अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो आपका जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है, आपका जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है, इसे पिछले साल लॉन्च किया गया था दिसंबर 2022 में, है ना, आपके रेलवेज मंत्रालय के द्वारा। तो इसके तहत जो टारगेट है कि 1309 आपके रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा, यानी कि और अच्छे अच्छे सुविधाएं जो हैं उसमें लाई जाएंगी, दोबारा से और डेवलप किया जाएगा उन रेलवे स्टेशन को, है ना। अच्छी बैठने की सुविधाएं जो हैं वो लाई जाएंगी, अच्छे एसी की सुविधाएं दी जाएंगी, इंटरनेट की सुविधाएं होंगी, खाने पीने की अच्छी सुविधाएं होंगी इन रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, तो जिसमें से 508 रेलवे स्टेशनों की आधारशिला भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 508। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर
खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यूपी, गुजरात, असम या फिर मणिपुर। सो यहाँ पर भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर खेल विश्वविद्यालय जो है आपका कहां पर लाया जाएगा? ये आपका लाया जाएगा मणिपुर राज्य में, है ना। मणिपुर राज्य में जो है आपका क्या है, भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर खेल विश्वविद्यालय जो है वो मणिपुर राज्य में लाया जाएगा। 634 करोड़ रुपए की कीमत पर आपका क्या है, ये विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। आगे आते हैं, नया सवेरा स्कीम जो है वो आपका उसका नोडल मिनिस्ट्री कौन सा है, यानी कि कौन सा मंत्रालय है जो कि इसको संभाल रहा था। सो नया सवेरा स्कीम जो है आपका क्या है? नया सवेरा स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो नया सवेरा स्कीम जो है आपका ये कौन से मंत्रालय के द्वारा, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय के द्वारा जो है आपका लॉन्च किया गया था। सो यहाँ पर जो है अगर हम बात करते हैं, ये स्कीम जो है आपका फ्री कोचिंग जो है देने के लिए लॉन्च की गई थी। मुफ्त में जो है कोचिंग लॉन्च करने के लिए जो है आपका ये नया सवेरा स्कीम लॉन्च किया गया था। खास तौर पर आपके जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, 6 आपके अल्पसंख्यक समुदाय जो हैं, आपके सिख हो गए, जैन हो गए, जो है मुस्लिम्स हो गए, पारसीज हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, इनके लिए जो है ऐसे विद्यार्थी जो हैं उनके लिए फ्री की जो है ये कोचिंग स्कीम लाई गई थी, जो कि आपकी 3 महीने से लेकर 4 साल तक की स्कीम थी। 3 महीने से 2 साल तक का जो है इसमें कोचिंग कवर करवाई जाती इन स्टूडेंट्स की। तो इस स्कीम के तहत कई आपके जो है लाभार्थी रह चुके हैं, लेकिन अब क्या है, इस स्कीम को बंद किया जा चुका है, इस स्कीम को क्या है, डिसकंटिन्यू किया जा चुका है। सो ये जो आपकी नया सवेरा स्कीम है आपकी, ये कौन से मंत्रालय के द्वारा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा क्या है आपकी लॉन्च की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न पूछा गया है कि विश्व शेर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सो हर साल विश्व शेर दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को आता है। जिन्होंने भी लिखा है 10 अगस्त, बिल्कुल सही जवाब है। तो 10 अगस्त को जो है हर साल आपका वर्ल्ड लायन डे जो है हर साल मनाया जाता है। इस साल की कोई थीम जो है वो नहीं बताई गई है। यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी साल 2013 में, जो है इसको स्थापित किया गया था बाय बिग कैट रेस्क्यू। बिग कैट रेस्क्यू की अगर मैं बात करती हूँ तो ये क्या है, आपका एक जो है शेर अभयारण्य है। बिग कैट रेस्क्यू दुनिया का सबसे बड़ा शेर अभयारण्य है, बिग कैट रेस्क्यू, है ना। सो वर्ल्ड लायन डे जो है हर साल आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है। सो ये बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया है? इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज। तो इसके तहत क्या है, बोला गया है वेब ब्राउजर डेवलप करना है। जैसे हम लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं, ये सारे क्या हैं, आपके ब्राउजर्स के नाम है ना। तो ऐसे ही एक भारत का खुद का वेब ब्राउजर बनाने का जो है ये चैलेंज लॉन्च किया गया है। कौन सा मंत्रालय लॉन्च करेगा? ऑब्वियस सी बात है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। सो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके मंत्री आपके कौन है, अश्विनी वैष्णव हैं। कौन है? अश्विनी वैष्णव जो है इसके आपके मंत्री हैं, है ना। इनके द्वारा ही क्या है आपका ये, इस मंत्रालय के द्वारा ही ये चैलेंज लॉन्च किया गया है, जिसके तहत एक भारतीय वेब ब्राउजर इस तरीके का बनाया जाएगा। जो भी बनाएगा उसको 3.5 करोड़ रुपए की राशि जो है वो भारत सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो ये चैलेंज आपका लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही था। आज के सेशन में इतना ही था। अब हमारी अगली क्लास जो है वो होगी वेडनेसडे को। वेडनेसडे को जो है आपकी अगली क्लास होगी मेरे साथ, जिसमें हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तीनों दिन के करंट अफेयर जो है वो एक साथ कवर करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, यही सेम टाइम रहेगा आपका, सुबह 11 बजे जो है ये क्लास आपकी होगी। रेगुलर करंट अफेयर जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही था। कल आपकी क्लास नहीं होगी। कल है आपका इंडिपेंडेंस डे, और इंडिपेंडेंस डे पर जो है आप सभी की छुट्टी है। सो कल जो है आपकी क्लास नहीं है। हम लोग मिलेंगे अब सीधा वेडनेसडे को। कल की आपकी छुट्टी है। सो एडवांस में आप सभी को वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और सभी अच्छे तरीके से, सेफ तरीके से जो इंडिपेंडेंस डे मनाएं। और परसों की क्लास में अब हम लोग मिलेंगे सुबह 11 बजे, रेगुलर सीए के साथ मिलेंगे। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं, टेक केयर, बाय।